स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं वक्फ बिल। वक्फ संशोधन जो बिल है उस पर अगले सत्र में पारित होने की उसकी पूरी संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वक्फ बोर्ड में खामियों को दूर करने के लिए लाया जा रहा है बदलाव, ये कह चुके हैं अमित शाह। कई मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं ने इसका समर्थन भी किया है। तो वक्फ संशोधन बिल आगामी सत्र में पारित होने की पूरी संभावना है। संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पारित हो जाने की पूरी संभावना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने के मौके पर इस बारे में जानकारी दी थी। वक्फ बोर्ड में मौजूदा खामियों को दूर करने के लिए यह बदलाव किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा था कई मुस्लिम संगठन और उलेमाओं ने भी खोलकर किया है वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन। जेपीसी में फिलहाल यह मामला है। वक्फ बोर्ड का गठन और कई संशोधन संसद से ही तो पारित हो चुका है। तो फिर सवाल है कि इस बार के संशोधन को लेकर इतना हंगामा क्यों बरपा है। देश के अंदर कुछ लोगों के साथ ही भगौड़ा जाकिर हुसैन तक इसका विरोध कर रहा है, और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इस विरोध में साथ दे रही हैं। जबकि ये तो साफ है कि वक्फ बोर्ड का कुछ गिने चुने लोगों ने ही बेजा इस्तेमाल किया। कांग्रेस की सरकारों के दौरान संशोधनों के जरिए वक्फ बोर्ड को दिए गए असीमित अधिकार, लेकिन आम मुसलमानों को इस वक्फ बोर्ड से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर क्या कुछ कहा, आइए पहले वो देख लेते हैं, फिर जुड़ेंगे अपने खास मेहमान से। वक्फ बोर्ड का जो कानून है, ये वक्फ बोर्ड के कानून से बहुत परेशानी है ना। एक कानून को एक शीत सत्र में हम सुधार कर सीधा करने का काम कर देंगे। तो ये वक्फ बिल में क्या कुछ है, संशोधन बिल में इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और जो विरोध कर रहे हैं क्या उनका विरोध जायज है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज बेहद खास शख्सियत और बेहद खास मेहमान मुफ्ती वजाहत साहब, मुस्लिम स्कॉलर। बहुत बहुत खैर मकदम, स्वागत आपका डीडी न्यूज पर मुफ्ती साहब। सबसे पहले मैं आपसे इसी बात पर चर्चा करना चाहूंगा कि ये जो संशोधन की, अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जिससे कि ये अमेंडमेंट लाने पड़े? जरा हमारे तमाम दर्शकों के लिए बिल्कुल आसान शब्दों में बताइए कि ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी। देखिए, सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। जी आदाब। और मैं बहुत ही सुथरी सी और साफ सी बात यह है जी कि वक्फ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी वाला एक डिपार्टमेंट है, जिसको मुसलमान ये मानता है कि उनके बड़ों ने उनके छोटों के लिए, यानी जो यतीम, लावारिस, दबा कुचला मुसलमान है, उसके लिए उसको वक्फ किया है ताकि वो उसकी मुस्तहिक जो है उसको जरूरत में अपनी काम में ले सके जी। और ये राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये बता रही है कि हिंदुस्तान में, और वो भी आंकड़े बताते हैं सरकारी भी और गैर सरकारी भी, कि हिंदुस्तान में डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे बड़ा जो वक्फ प्रॉपर्टीज का बड़ा हिस्सा जो है वक्फ के पास है। बिल्कुल दुरुस्त बात। 70 सालों में मुझे नहीं लगा कि वक्फ बोर्ड ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को, या हमारी वो गरीब दबा कुचला मुसलमान, लावारिस, यतीम, मिस्कीन, बेवाएं, मुतल्लकाएं, बहुत लंबी तफसील इसकी हो सकती है, कि 70 सालों में इस बोर्ड ने उनको एक खोटी चवन्नी भर का भी फायदा पहुंचाया। जो माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है, इतनी मतलब 100%, 100% और बिल्कुल 24 कैरेट सोना बात है कि चंद लोगों को, जो भूमाफिया हैं, वो कांग्रेस से जुड़े हुए रहे हों, समाजवादी से जुड़े हुए रहे हों, मुस्लिम संगठन या मुस्लिम लीडरशिप को फायदा हो गया हो, अलग बात है, लेकिन जिसके लिए वो उसको वक्फ किया गया है, उस लावारिस, उस यतीम और लाचार को उसका कोई फायदा नहीं पहुंचा है। और मुझे इस बात की, देखिए, अमेंडमेंट मौके मौके पर होते रहे, आपने देखा है, पहले भी अमेंडमेंट होते रहे, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है। लेकिन मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी भी है और इंतहाई मैं परेशानी भी महसूस कर रहा हूं कि 70 सालों में मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के जो मालिकान थे बने हुए, वो चेयरमैन की शक्ल में हो, वो मुतवल्लियों की शक्ल में हो, मेंबर की शक्ल में हो, चूंकि 70 सालों में मुसलमान रहे हैं, हमेशा
कोई जी हिंदू, जी। कोई बुद्धिस्ट, कोई सिख, कोई जैन, कोई ईसाई नहीं बन पाया, वो तो मुसलमान ही रहा। 70 सालों में क्या इन मुस्लिम लीडरों ने, क्या इन मुस्लिम संगठनों ने, क्या ये जितने भी अब जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सो कॉल्ड ये जमीयत उलमा हिंद सब बाहर आ गए हैं, बिल्ली जितनी भी बिल्लियां थी सब थैले से बाहर हैं, क्या इन्होंने कभी 70 सालों में नहीं सोचा कि यार जिस जमीन को हमारे बाप दादाओं ने वक्फ किया था दबे कुचले लोगों के लिए, 70 सालों में वो जमीनें गई कहाँ? बिल्कुल। राजेंद्र सत्तर कमेटी की रिपोर्ट तो ये कह रही है कि वक्फ की जो आमदनी है वो 22,000 करोड़ रुपए सालाना होनी चाहिए, और इनके पास तो 200 करोड़ सालाना भी नहीं है। बिल्कुल, ये हालात सच्चर है, कमेटी की रिपोर्ट हालात में। ये है, मुफ्ती साहब है। एक सवाल जी, मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि आपने खुद फरमाया कि संसद में पहले भी तमाम अमेंडमेंट लाए गए हैं वक्फ बोर्ड को लेकर के, तो ये फिर ऐसे में ये सवाल बनता है कि इस बार के संशोधन पर ये इतना ज्यादा हाई तौबा क्यों है, और ये हाई तौबा करने में जाकिर हुसैन जैसे लोग भी जो भगौड़े हैं वो भी शामिल हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि आपने एक चीज नोट की होगी जो आपको स्पेशल अपने प्रोग्राम में रखनी है, रखनी चाहिए, मेरा ऐसी राय है, मशवरा है, कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने भी ये लोग आ रहे हैं, मुस्लिम लीडरशिप आ रही है आपके पास बातचीत करने के लिए, और जेपीसी को भी ये बात पूछनी चाहिए कि एक बोर्ड वो पूरे मुल्क में दिखा दें कि अगर सरकार उनको ग्रांट नहीं देगी तो वो अपने बलबूते इमाम और मुअज्जिनों को तनख्वाह दे देंगे, यहां तक कि अपने ऑफिस के नौकर चाकर को तनख्वाह नहीं दे सकते, बेवाओं को वजीफे नहीं दे सकते। और मैं जो आपने ये सवाल किया है, ये दरअसल भू माफियाओं का टोला है जो लोगों को आम लोगों को ये बता करके सड़कों पर ले आया है कि तुम्हारी मस्जिदें, तुम्हारे कब्रिस्तान सब छीन गए हैं, तुम्हारी इबादत गाहें खत्म हो गई हैं, तुम्हारे मदरसे चले गए हैं और तुम बर्बाद हो चुके हो, और मुसलमान को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने सम्मान की, अपने दीन और इस्लाम की आखिरी जंग जैसे हिंदुस्तान में उसके लिए लड़ रहा हो, भड़काया जा रहा ऐसा है, उसको महसूस कराया गया है। अब आपको मैं, हाँ, आपके जिम्मेदार चैनल पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जरूर जरूर। दोनों जमीयत को ले लीजिएगा, अरशद मदनी को लीजिएगा, महमूद मदनी ग्रुप को लीजिएगा, दोनों जमीयतों 100 साल पुरानी तहरीक हैं, दोनों का ऑफिस वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। आप हैदराबाद चलिए मेरे साथ, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं, आपको पता चलेगा कि ओवैसी ब्रदर्स और उनके नजदीकी लोगों ने आधे से ज्यादा हैदराबाद और तेलंगाना आंध्रा की वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं, और इसको ओवैसी अपनी तकरीरों में कह रहे हैं कि यूपी में इतने जमीनों के कागज नहीं है, आंध्रा में इतने जमीनों के कागज नहीं है। अरे भाई, जिन जमीनों के कागजात नहीं है, जिन जमीनों की खसरा खतौनी नहीं है, जिनका ये नहीं पता कि उनका मालिक कौन है, तो फिर बोर्ड कैसे मालिक हुआ उनका? ठीक है, आपने बोर्ड को कैसे रातों रात उनका मालिक बना दिया है? मैं एक बात पर वापस आना चाहूंगा मुफ्ती साहब, एक बात पर वापस आना चाहूंगा कि इस बार के जो ये संशोधन है, अमेंडमेंट हैं, इससे आम मुसलमानों को किस तरह का फायदा मिलने वाला है अगर ये बिल पास हो जाता है तो? देखिए, इसमें एक तो यह है कि सरकार ने जो नया अमेंडमेंट किया है, तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है, अब किसी भी जिले में जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो डीएम होता है। अब आप ये देखिए, मैं आपको यूपी की मिसाल दूंगा कि यूपी में सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर किसी एक को उठा लीजिएगा आप, जरूर, और वक्फ बोर्ड की किसी जमीन का मसला हो तो वो डीएम को कोई मतलब नहीं है, कमिश्नर को कोई मतलब नहीं है, सीधा आप लखनऊ जाओ, वहां से अलर्ट करा के ले आओ और 2-4 साल में उस जमीन को बेच दो। ना डीएम को ताकत है आपसे पूछने की, ना कमिश्नर को ताकत है। सरकार ये चाहती है कि जिस तरह और सरकारी और जमीनों पर डीएम और पूरी एक कमेटी गठित होती है बाकायदा, और सारी चीजें एक प्रोसीजर के तहत चलती हैं, इस तरह बोर्ड चले, ना कि ये कि मैं आपकी जमीन पर रातों रात दावा करूं और सुबह को आपकी जमीन को नोटिस देकर के खाली करने का कह दूं कि आपकी जमीन मेरी जमीन है और प्रसार भारती जो है वक्फ बोर्ड की जगह पर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, सच कह रहे हैं आप। ये सरकार नहीं चाहती कि ये अंधा कानून नहीं चलेगा, और बोर्ड को मैं समझता हूं करप्शन ने किस कदर खाया है। सरकार की मंशा बहुत साफ है। देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार, प्राइम मिनिस्टर इस बात के लिए बहुत पाबंद है कि उन्होंने देश हित में और राष्ट्र हित में और जनता के लिए, आवाम के लिए जो वादे किए वो उसको निभा रहे हैं। बोर्ड एक ऐसी, मतलब बोर्ड एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि अगर उसको सही से चलाया जाएगा तो मुसलमानों के तालीमी इंतजाम वो कर सकता है, मुसलमानों के लिए मकानों का इंतजाम वो कर सकता है। मुफ्ती साहब, क्योंकि वक्त की भी पाबंदी है, मैं चाहता हूं कि आप जरा हमारे तमाम जो दर्शक हैं उनको आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे इन संशोधनों के जरिए, क्योंकि भड़काने का काम तो खूब हो रहा है लेकिन समझदार लोग समझ भी रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अहम बात ये कहना चाहूंगा
कि आप जो है किसी भी चीज को, जैसे अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, जैसे पहले सीएनआरसी को आप बगैर पढ़े विरोध करते रहे, सड़कें रोकते रहे, ऐसा मत कीजिएगा। पढ़ लीजिएगा बिल को, मुखालफत मुवाफकत आपका इख्तियार है, लेकिन पहले बिल पढ़ लें। मुस्लिम तंजीमों ने, मुस्लिम लीडरशिप ने ईमानदारी से काम नहीं लिया है, उन्होंने आपको सिर्फ बेगाया है, फुसलाया है। अगर वो ईमानदार होते तो बिल की एक कॉपी निकालकर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके, हिंदी में ट्रांसलेट करके, और फिर एक कैप लगा करके वहां वो सब रख करके फिर कहते कि आप इसको पढ़ लो, फिर क्यूआर कोड कर लो। उन्होंने एक तरफा आपको भड़काने का काम किया। और मैं समझता हूं कि जिस तरह मुस्लिम लीडरशिप भड़का रही है हमारे नौजवानों को, वो जिना की थ्योरी की तरफ लेके जा रही है, जो सरासर गलत है। मुसलमानों का उसका विरोध करना चाहिए। बेहद अहम बात आपने कही, बेहद अहम बात कही, और गड़बड़ झाले का खुलासा भी किया कि बिना बताए लोगों से क्यूआर कोड पर उनसे एग्रीमेंट, सहमति ली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब जुड़ने के लिए, और बहुत ही आसान अल्फाज में लोगों को हकीकत समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।